आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी के पार्ट 1 कड़वक जो लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा, अर्थ के साथ इसके वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्न भी पढ़ेंगे। इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी पद्य भाग के पाठ 1 कड़वक के संपूर्ण व्याख्या को पढ़ेंगे, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है। पद्य भाग कड़वक कविता का अर्थ। चैप्टर 1 कड़वक। कवि मलिक मोहम्मद जैसी। कड़वक की कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। जैसे क्या है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। जैसी का जन्म सन 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनका जन्म सन 1492 ईस्वी के आसपास, मतलब 92 के करीब, 1492, 93, 91 हो सकता है, सिर्फ 93, 91 भी हो सकता है, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 1492 के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। वे कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के। गांव का नाम था जायस नामक स्थान। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ था। उनके पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ था, दोनों नाम था। मलिक शेख ममरेज भी कह सकते हैं, मलिक राजे अशरफ भी, मतलब एक आदमी के दो गो नाम रहता है, वैसे ही इसमें भी है। जैसी क्रूप व काने थे। काने मतलब एक कान से। चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था तथा बाईं आंख और कान से वंचित थे। चेचक क्या बीमारी है, तो चेचक के कारण उनका चेहरा क्या हो गया था? रूपहीन हो गया था, बहुत ही खराब हो गया था। लेकिन बाईं आंख और कान से वंचित थे, मतलब बाईं आंख से अंधे और कान से बहिरे थे। उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पद्यावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत आदि प्रमुख हैं। ये सब क्या है? उनकी रचनाएं हैं। किनका? मलिक मोहम्मद जैसी का। उनकी प्रसिद्ध रचना पद्यावत में चित्तौड़ राजकुमार रत्नसेन सिंहद्वीप की राजकुमारी पद्यावती और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है। उनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? पद्यावत में चित्तौड़ राजकुमार रत्नसेन सिंहद्वीप की राजकुमारी पद्यावती और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है। जैसी की मृत्यु 1548 के करीब हुई। उनका मृत्यु कब हुआ था? 1548 के करीब, मतलब करीब आने वाला था इस 1548, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि है। इस पाठ में 2 कड़वक प्रस्तुत किया गया है। पहला कड़वक पद्यावत के प्रारंभिक छंद तथा दूसरा कड़वक पद्यावत के अंतिम छंद से लिया गया है। पहला कड़वक पद्यावत के प्रारंभिक मतलब शुरुआत के छंद से तथा दूसरा कड़वक पद्यावत के अंतिम लास्ट छंद से लिया गया है। प्रथम कड़वक में कवि अपनी रूपहीनता और एक आँख के अंधेपन के बारे में कहते हैं। प्रथम कड़वक में कवि अपने रूपहीन, मतलब जो रूप खराब हुआ था, उनका चेहरा खराब हुआ था, उनके बारे में, और एक आँख से अंधे थे, वो अंधेपन के बारे में कहते हैं। वह रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचते हैं। वो रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचते थे, मतलब रूप पे नहीं। द्वितीय कड़वक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं।
वह कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। द्वितीय क्रमक में क्या बताते हैं? अपनी काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में, और कहते हैं मनुष्य मर जाता है लेकिन उसकी कीर्ति क्या होता है? सुगंध की तरह रह जाता है। कोई भी मनुष्य मर जाता है और उसका जो कर्म रहता है वो क्या रह जाता है? रह ही जाता है, जो सब दिन के लिए लोग नाम लेते हैं। मर जाने के बाद भी उनका नाम होता है, जिनका कर्म अच्छा होता है। एक नैन कवि मोहम्मद गूनी। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्यावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन होते हुए भी जैसी गूढ़ी गुणवान है। मतलब उनका कवि कहते हैं कि एक नैन मतलब एक आँख होते हुए भी जैसी क्या है? गुणवान है। गुणी मतलब गुणवान है। नैन मतलब आँख होता है। सोई विमोहा जेई कवि सुनी। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। जो भी किनकी जैसी के काव्य का जो सुनता है वो मोहित हो जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन्हा कलंक किन्हा उजियारा। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्यावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने चंद्रमा के इस धरती पर उतारा है, लेकिन चंद्रमा में कुछ कमी है। वैसे ही कवि में भी फिर भी कवि क्या करते हैं? चंद्रमा एक ही है लेकिन पूरे दुनिया में प्रकाश है। वैसे ही कवि चाहते हैं कि चंद्रमा की तरह अपने काव्य को पूरे संसार में फैला रहे हैं। पूरे काव्य की प्रकाश को पूरे संसार में क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं। जग सूझा एकई नैनाहा, उवा सुख अस नखतना माहा। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी एक ही आँख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। जिस प्रकार अकेला शुक्र मतलब जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्र मतलब शुक्र नक्षत्र में देखेंगे तो आप लोग एक ही दिखाई देगा और पूरा प्रकाश की तरह दिखाई देगा और एक ही रहते हैं, वो तारा जैसा। उसी प्रकार कवि ने भी एक आँख के होते हुए भी दुनिया को भली भांति समझ लिए हैं। जो लही आंवही डाभ न होय, तो लही सुगंध बसाई न सोय। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्यावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाभ नहीं होती, नुकीली डाभ मतलब मंजरी, डाभ मतलब होता है मंजरी, नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाभ नहीं होती तब तक उसमें क्या आता है? सुगंध नहीं आती। किन्हा समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुझ अपारा। प्रस्तुत पंक्तियों मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्यावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र को पानी खरा है, इसीलिए वह असुझ और अपार है। कवि कहते हैं क्या कि समुद्र में पानी खरा है, समुद्र का पानी खरा है, इसलिए ही वह असुझ और अपार है। समुद्र का पानी का कोई सूझ और कोई पार नहीं है, कभी समुद्र का पानी खत्म नहीं होता, इसलिए वह असुझ और अपार है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आगे आकाशा। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्यावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक
सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट मतलब खराब नहीं किया गया तब तक वो क्या हुआ, सोने का नहीं हुआ। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कौच होही नहीं कंचन करा। प्रस्तुत पंक्तियों मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्यावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घेड़िया सोना गलाने वाला पात्र, घेड़िया किसको कहते हैं, सोना गलाने वाला पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती। कवि कहते हैं कि जब तक घेड़िया में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वो कच्ची धातु सोना नहीं होती। हम लोग जो पहनते हैं नाक में, कान में, गला में, क्या होता है, कच्ची धातु होता है। उसको गलाकर गलाने वाला पात्र क्या है, सोना वाला पात्र को क्या कहते हैं, घेड़िया। और जब तक नहीं गलाया जाता है तब तक वो कच्ची धातु से सोना नहीं होती। तो लोग क्या होता है, गला के बनाया जाता है, पहले से कच्ची धातु होती है। तो जब तक गलाया नहीं जाता है कच्ची धातु तब तक वो सोना नहीं होती। एक नैन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्यावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। कवि एक नैन मतलब एक आँख के होते हुए भी क्या है, दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले। निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। सब रूपवंत गही मुख जो भी कई चाव, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनकी मुख की तरफ ताका करते। क्या करते हैं, रूपवान मतलब बहुत अच्छा सुंदर है, बहुत आदमी है और उसके पास गुण नहीं, तो वो क्या करते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं। किस लिए, कुछ पाने के लिए, और मुख की तरफ ताका करते हैं। मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गावा गा पावा। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्यावत के अंश है, जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने मतलब मोहम्मद यह काव्य रचकर सुनाया है, और जिसने भी उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। कवि कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है और जिसने भी उससे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। जोड़ी लाई रक्त के ले गाढ़ी प्रीति नैनह जल भे। मैंने इस काव्य को रक्त की ले लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। वो क्या कहते हैं, इस काव्य को रक्त की ले लगाकर जोड़ा है, मतलब बहुत कठिन से, तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। औ मन जानी कवित अस्किन्हा, मक्या रहे जगत मह चिन्हा। कहाँ सो रत्न सेन असराजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्यावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे न रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे न रहने के बाद भी इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। क्या, उनकी काव्य। कोई भी
व्यक्ति चाहते जो मेरे मरने के बाद भी मेरी आखिरी निशानी रहे, मेरे हमें लोग नाम लेते रहे। वैसे ही ये भी अपने काव्य रचा और न रहने के बाद भी निशानी रहने के लिए काव्य रचे। अब न वह रत्न सेन है और न वह रूपवती पद्यावती, न वह बुद्धिमान सुआ और न राघव चेतन या अलाउद्दीन। अब न वह रत्न सेन है, न रूपवती पद्यावती, न वह बुद्धिमान सुआ और न राघव चेतन या अलाउद्दीन। और उनमें से अब कुछ न बचा हुआ है, सिर्फ उनकी काव्य रचना बचा है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघव जय किन्हा बखानो, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। आज इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। क्या है? अब वो लोग सब खत्म हो गए, कोई नहीं है, लेकिन क्या है? न रत्न सेन है, न रूपवती है, पद्यावती और राघव चेतन या अलाउद्दीन, अब कोई नहीं है उनमें से। सिर्फ आज इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन यह यश के रूप में क्या रह गई है? इनकी कहानी रह गई है। और इन्हें लोग कहानी में याद करते हैं पढ़ के काव्य को। धानी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरय पर मरय न बासु। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्यावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है। उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। वह पुरुष धन्य है। कौन? जिसकी कृति प्रतिष्ठा संसार में है। कृति प्रतिष्ठा संसार में रहता है तो क्या होता है? उसका नहीं रहने पे भी नाम लिया जाता है। उसी तरह जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर उसका सुगंध रह जाता है, वैसे ही पुरुष के भी साथ है। पुरुष के न रहने पे भी उनकी कीर्ति प्रतिष्ठा से संसार में लोग याद करते हैं। केई न जगत जस बेचा, केई न लीना जस मोल। जो यह पढ़ कहानी हम सबरे दुई बोल। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्यावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा। कवि कहते इस संसार में यश किसी ने न बेचा है और नहीं खरीदा है। किसी बेचा ही नहीं जाता, यश बेचा ही नहीं जाता है और न खरीदा जाता है। कीर्ति प्रतिष्ठा गुण ये सब बेचने का चीज़ नहीं, इसीलिए बेचा नहीं जाता। तो बेचा ही नहीं जाएगा तो खरीदेगा कहाँ से लोग। कवि कहते जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा हमें वह दो शब्दों में याद रखेगा। पद्य खंड कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग पढ़ लेंगे। अब कवि मलिक मोहम्मद जैसी का कब जन्म हुआ था? ये तो सभी को पता होगा क्योंकि हम लोग अर्थ के साथ पढ़े हैं। कब जन्म हुआ है? ऑप्शन का 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1490, 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1491, 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1492। इसका सही आंसर है ऑप्शन ग 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1492। नेक्स्ट, कवि मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन का मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ, ऑप्शन ख मलिक ममरेज शेख, ऑप्शन ग शेख मलिक ममरेज,
ऑप्शन घ राजे मलिक ममरेज। इसका आंसर तो सभी को पता होगा। चलिए देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन क मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जैसी का घर कहाँ था? ऑप्शन क जायस कब्र अमेठी लाहौर, ऑप्शन ख जायस कब्र अमेठी हरियाणा, ऑप्शन ग जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश, ऑप्शन घ जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? ऑप्शन क मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन ख तुलसीदास, ऑप्शन ग सूरदास, ऑप्शन घ कबीरदास। इसका उत्तर है ऑप्शन क मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट, जैसी की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन क अवधी, ऑप्शन ख अपभ्रंश, ऑप्शन ग प्राकृत, ऑप्शन घ पाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन क अवधि। नेक्स्ट, कवि मलिक मोहम्मद जैसी की वृत्ति क्या थी? ऑप्शन क आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, ऑप्शन ख बाद में शेष जीवन फकीरी में, ऑप्शन ग बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बीता, ऑप्शन ख घ उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कवि मलिक मोहम्मद जैसी की कृतियों के नाम बताएं। ऑप्शन क पद्यावत अखरावट, ऑप्शन ख आखिरी कलाम चित्ररेखा, ऑप्शन ग कहरानामा महरी बाईसी मसला या मसलानामा, ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कड़बक जैसी की किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन क आखिरी कलाम, ऑप्शन ख चित्ररेखा, ऑप्शन ग मसला, ऑप्शन घ पद्मावत। इसका उत्तर है ऑप्शन ग पद्मावत। नेक्स्ट, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन क अवधी, ऑप्शन ख ब्रजभाषा, ऑप्शन ग पुरानी हिंदी, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क अवधि। नेक्स्ट, जैसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है? ऑप्शन क श्रृंगार, ऑप्शन ख भक्ति, ऑप्शन ग विभत्स, ऑप्शन घ करुण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क श्रृंगार। जैसी के काव्य का मुख्य रस है श्रृंगार। नेक्स्ट, जैसी किस शाखा के कवि है? ऑप्शन क ज्ञान मार्गी, ऑप्शन ख प्रेम मार्गी, ऑप्शन ग राम मार्गी, ऑप्शन घ कृष्ण मार्गी। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि हम लोग अर्थ के साथ पढ़े थे। तो बताइए इसका आंसर कमेंट में बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख प्रेम मार्गी। नेक्स्ट, खाली जगह को भरे जो लही अम्भही डाब न होई, तो लही बसाए न सोई। ऑप्शन क दुर्गंध, ऑप्शन ख सुगंध, ऑप्शन ग सुंदरता, ऑप्शन घ मिठास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख सुगंध। नेक्स्ट, खाली जगह को भरे धनी सो जस कीर्ति जासु, फूल मरै पे मरै न बासु। ऑप्शन क नर, ऑप्शन ख पुरुष, ऑप्शन ग पुरुष, ऑप्शन घ मनुष्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग पुरुष। नेक्स्ट, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख निराला, ऑप्शन ग जायसी, ऑप्शन घ कबीरदास।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, जायसी।